हेलो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने फर्स्ट 64 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये 2020 का हमारा सेट ए का है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 65th क्वेश्चन से। इसमें पूछा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अभी कौन सी कंट्री G20 के मेंबर है। तो ये देखिए, इसमें नॉलेज बेस है। अगर जैसे सपोज G20 के बारे में आप जब भी पढ़ते हो, अगर कंट्रीज़ को थोड़ा एक बार अपनी नज़रों से निकाल लोगे ना, तो आपको फिर ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो तो इम्पोर्टेंट वन जैसे G20 इम्पोर्टेंट थी, तो एक बार उसकी कंट्रीज़ को ज़रूर देख लेना अच्छे से, ताकि बाद में कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लो। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्पोर्ट शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है। किसान क्रेडिट स्कीम्स के रिगार्डिंग जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है वो फार्मर्स को दी जाती है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पज। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट है तो शॉर्ट टर्म जो काम होगा, जो फंक्शंस होंगे, उनके लिए दी गई होगी। देखना, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। अभी मेंटेनेंस फार्म एसेट्स को, जैसे कोई ज़मीन हो गया, वाटर हो गया, पानी का तो तालाब हो गया उनमें जिससे पानी दिया जाता है, इन चीज़ों का मेंटेनेंस तो डेली होता है हमेशा, तो शॉर्ट टर्म आ सकता है। हाँ, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। अब ये जो भी ये हो गए हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी नहीं तो लॉन्ग टर्म में आते हैं, तो ये नहीं होंगे। कंजप्शंस रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड। हाँ भाई, कंजप्शंस तो डेली होनी पड़ती है ना, डेली हमें कंजप्शन करनी पड़ती है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब देखो, कोल्ड स्टोरेज लॉन्ग टर्म है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन कट करो। ये कट करते ही हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। हमने सेकंड भी कट कर दिया था, सेकंड कट करते भी ऑप्शन आ गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोर ऑफ थोड़ा कॉमन सेंस और आपकी जो नॉलेज है। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, वहाँ पे स्टोरेज का भी था, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप। वही जो कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ हुआ था, वहाँ पे था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे था शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो हम लोग किसके लिए देंगे? शॉर्ट डेली यूजेस के लिए, जो काम हम लोग डेली यूज़ में आता है उस चीज़ों के लिए देंगे ना। तो बस इसलिए ये आपको पता होना चाहिए था, मोर ऑफ कॉमन सेंस प्लस आपकी जो नॉलेज की शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, उसमें देख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्या पता भी हो, क्या पता ना हो। WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does। अब देखो, अगर आपको थोड़ा ही बेसिक जो आइडिया है ना CPI का और वो WPI का, तो ये चीज़ आपकी ठीक होनी चाहिए। और मोर ऑफ ये, चलो ठीक है, फर्स्ट तो थोड़ा क्या पता याद पॉसिबल ना हो, आप लोगों को याद ना करना कितना चीज़ें हैं, कितना वो याद रखोगे। बट सेकंड एक बेसिक नॉलेज की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम लोग डिफरेंस करते हैं ना CPI में, WPI में, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, इकोनॉमी में, तो वहाँ से इसको आपको आइडिया होना चाहिए था। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है ठीक नॉलेज बेस पे। थर्ड स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडोप्टेड WPI एज इट्स की मेजर। जहाँ पे भी एग्जामिनर ऐसी स्टेटमेंट बनाए जहाँ पे लिखा हो नाउ, रिसेंटली, जस्ट फॉर एग्जांपल एक ऐसा PYQ भी था जहाँ पे लिखा हुआ था कि नाउ द कोल ब्लॉक्स आर लोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, या इस टाइप का एक PYQ है। ठीक है, उसमें भी यही लिखा था नाउ, जहाँ पे आ जाएगा वो नॉर्मली गलत होता है। ठीक है, ये हमने जो PYQ के पैटर्न है वहाँ से सीखा है। जहाँ पे लिखा हो ना रिसेंटली या नाउ, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, या ये अडोप्ट कर रही है गवर्नमेंट, ये चेंज ला रही है, तो वो नॉर्मली गलत होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग थर्ड स्टेटमेंट, फिर भी ये भी नॉलेज बेस है, गवर्नमेंट CPI ही यूज़ करी है ना कि WPI। ठीक है, तो इसमें हमारी नॉलेज भी तो काम आएगी, साथ में जो हमने ट्रिक है जो सीखी है वो काम आएगी। तो थर्ड ऑप्शन गलत, इसका ऑप्शन है ए, आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। अब 4 मैच द फॉलोइंग है, 4 पे हम प्रायोरिटी जाएंगे 2 पर। अब बी ऑप्शन भी कट कर दो, डी पर भी कट कर दो,
ए और सी में से अब हमारा कोई आंसर एक है। अब यहाँ पे काम आएगी हमारी नॉलेज, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है अब इनमें से एलिमिनेट करने की तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अब आप ब्लाइंड गैस भी कर सकते हो। 50-50 तक पहुँचने पर आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। सपोज जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। सपोज ऐसे 10 क्वेश्चन है जिसमें आपने ए बी सी डी 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए, 2 में आप डाउटफुल हो, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चन है तो आप इन सब 10 को अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। और नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन 50% के आसपास ठीक होते हैं, 50% के आसपास गलत होंगे। वर्स्ट के सिनेरियो हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें, ठीक है। और ओवरऑल आपका स्कोर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अदरवाइज इन 10 क्वेश्चन में आपको 0 मिलते, लेकिन ओवरऑल आपका स्कोर पॉजिटिव आएगा हमेशा। आउट ऑफ 20 है ना, आप 7 से 8 स्कोर आराम से कर लोगे तो। और हमें ऐसे ही प्री निकलता है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा, ठीक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैक्सिमम, अगर आप ट्रिक्स और इसके बेसिस पे जा रहे हो तो, ठीक है। इसको आप और उसको जाना ही है। मैं इतने साल के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कैसे यूपीएससी है ना अपना जो पैटर्न है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं या जो ट्रिक्स जो रूल्स हमने हैं डिस्कस करते हैं वो हर साल रिपीट करती है यूपीएससी, तो आगे भी करेगी, ठीक है। ये हमारे हो गए 68 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 69 क्वेश्चन पर। 69 क्वेश्चन लिखा है in the case of all cereals, pulses and oilseed, the procurement at MSP is unlimited in any state or UT। देखो कितना एक्सट्रीम वर्ड है। ऑल, या तो ना तो सारी सीरियल्स पल्सेस और ऑयल सीड्स पे MSP है, और ना वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वो परचेज करेंगे, और ना कि हर स्टेट में वो सब हो। तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, इसको करो कट। देखो इसको आप नॉर्मली पढ़ के देखो खुद, जस्ट ट्रिक्स वगैरह भी भूल जाओ, एक बार पढ़ के देखो। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस और ऑयल सीड, जितनी भी सारी की सारी सीरियल्स पल्सेस और ऑयल सीड जो MSP में प्रोक्योरमेंट होगी वो अनलिमिटेड होगी, और हर स्टेट में, इन एनी स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी। तो कितनी एक्सट्रीम और फालतू स्टेटमेंट एग्जामिनर ने बनाई है, ठीक है, ये गलत। सेकंड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट ए लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। नहीं भाई, ये भी गलत है, विल नेवर राइज। क्यों नहीं भाई, मार्केट प्राइस तो राइज हो सकता है, गवर्नमेंट थोड़ी ना, मतलब थोड़ा बहुत तो करती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी ना गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मार्केट प्राइस, तो डिमांड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये भी गलत एक्सट्रीम वर्ड की वजह से इसका आंसर आएगा डी। इसमें हमारी ट्रिक्स और रूल्स हमारे लगे हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स और रूल्स में एक ही चीज़ को बोलता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मार्केट में चल रहा है, कोई रूल्स बोल रहा है, कोई ट्रिक्स बोल रहा है, हमारा मेन पर्पज है कि हमें सीखने से मतलब है, इसको जो नाम देना चाहो आप वो दे सकते हो। नेक्स्ट है 70th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग है, कौन सी स्टेटमेंट है? कॉमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये आप जब स्टॉक मार्केट का में पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म ही है, ये फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज बेस पर। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI टू ए कॉरपोरेशन। अब देखो हम लोगों ने क्या ट्रिक्स पढ़ी है, जहाँ पर भी बॉडी दिखे वहाँ पे, और या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, किसी मिनिस्ट्री का नाम हो, कंट्री का नाम हो, वहाँ पे चेंज करना बहुत आसान है, और एग्जामिनर वही करता है। इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने वही किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गलत, ठीक है, सेकंड ऑप्शन कट गया। अब आओ थर्ड स्टेटमेंट, कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स। हाँ, ये भी नॉलेज बेस है, शॉर्ट टर्म ये होता है ये। अब फोर्थ देखो, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू द कॉरपोरेशंस। ये भी गलत है, ठीक है। आर द इंटरेस्ट बेयरिंग, इसमें भी नॉलेज, जीरो कूपन बॉन्ड इकोनॉमी में पढ़ा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो एक ट्रिक यूज हुई। अब देखो हमारा ये फंस गया। अदरवाइज इन क्वेश्चंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट के जस्ट बेसिक टू बेसिक चीज़ों में ये आती हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। देखो बॉडी के उसके थ्रू हमने सेकंड ऑप्शन कट कर दिया, इससे हमारे 2 ऑप्शन कट हो गए, A और D। अब बचा है B और C। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में, ये फैक्चुअल हैं सारे, ऐसे में आपको जाना है 4 के 2 पर, जहाँ पे आप फंस जाओ ना, और आपको इनकी नॉलेज भी ना हो, ठीक है।
तो अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, 2 ऑप्शन तक आ गए, ऐसे अब आपको जाना है 4 से 2 पर, 5 से 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग सी पर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये रूल याद रखना, और ये 4 से नीचे नहीं है, 3 स्टेटमेंट में वहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है 4 से 2, 5 पे 3, 6 से 4, ये रूल है, बट वो फैक्चुअल होनी चाहिए, और वो लास्ट रूल है जब आप 2 ऑप्शन में उलझ जाओ, जैसे यहाँ पे फंस गए थे और आपको नॉलेज ना हो तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 71st क्वेश्चन पर। ये कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेके क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये टर्म शायद ही उस टाइम किसी ने पढ़ी होंगी, तो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको 9 गेस नहीं मारना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72, इंडियन एलिफेंट्स को लेके। तो मेरा थोड़ा गला खराब है तो खांसी और इसकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए सॉरी। 72 क्वेश्चन, with reference to Indian elephants, consider the following statement. The leader of an elephant group is a female. क्या पता मेल हो, क्या पता फीमेल हो, मेल फीमेल, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे वर्ड्स को एग्जामिनर चेंज करना आसान होता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो क्या पता चेंज कर दिया हो, तो भी इस पे होल्ड पे रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। हाँ भाई, क्या पता 22 मंथ हो, कैन भी हो सकता है 22 मंथ, 23 मंथ, कुछ भी हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 40 ईयर्स, जो नॉर्मल एलिफेंट का जो कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, कि वो 40 एज तक ही बच्चे पैदा कर सकते हैं ओनली। अब देखो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों में डाटा यूज हुआ है, बट यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में साथ में एग्जामिनर ने ओनली और ऐड कर दिया है, किस लिए, इसको गलत बनाने के लिए, ठीक है। 40 ईयर्स जो ही थोड़ी ना, हर एलिफेंट, कोई एलिफेंट है वो थोड़ा 1-2 साल ज़्यादा चला गया होगा, हो सकता है ना, इतने सारे एलिफेंट्स हैं, हर एलिफेंट्स में जाके तो एग्जामिनर ने देखा नहीं होगा, तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे ओनली एक्सट्रीम वर्ड भी यूज़ हो गया, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट होगी हमारी गलत। ऑप्शन बचा ए और बी, फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट, अमोंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना आसान है, केरला है, और वही हमें पता है हाईएस्ट जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो केरला में नहीं है, वो आई थिंक कर्नाटका है, ठीक है। सिटी स्टेट का नाम है, चेंज करना आसान है, ये भी है हमारी गलत, आंसर आ गया ए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और एक और मेथड कैसे इसको सोल्व करना है। अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हमेशा थोड़ा एक पॉजिटिविस्ट वो होता है, पॉजिटिव चीज़ें शो करने की कोशिश करते हैं अपने एग्जाम में भी, मेंस में भी, प्री में भी, हर जगह भी, ठीक है। तो हर लोग हम लोग देखते हैं कि हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह इनकी बात भी चलती है, तो यहाँ पे लिखा है फीमेल एलिफेंट, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है कि जो भी एलिफेंट्स के ग्रुप है उसको एक फीमेल एलिफेंट लीड करती है, लीडर है उसकी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो ये हमेशा ठीक होगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, आगे भी यूज़ होगी है काफ़ी क्वेश्चंस में। ऐसे कई क्वेश्चन हो ना जहाँ पे कई सारे फैक्ट हों, जैसे इसमें फैक्ट हैं चारों स्टेटमेंट में, तो जो कोई फैक्ट जो एक पॉजिटिव चीज़ शो कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे फीमेल एलिफेंट लीड करती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चीज़ शो कर रहा है, तो ये ठीक होगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट आप कट करिएगा, देखो फोर्थ स्टेटमेंट कट करते ही आप आ गए ए और सी पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या है 4 का 2 रूल भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आंसर ए। और मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी कट करवा दी थी, 40 ईयर्स साथ में ओनली और ऐड कर दिया जो इसको और एक्सट्रीम बनाता है, तो ये भी गलत हो गया, आंसर ए बचा हमारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज नहीं होना जहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स और डाटा लिखे हों, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट आपको जरूर देगा, जिससे आप पीवाईक्यू पैटर्न से बेसिस पे आप आंसर तक पहुंच सकते हो, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में पहुंचे हैं। नेक्स्ट है 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन, कौन से प्रोटेक्टेड एरिया कावेरी बेसिन में लोकेटेड है, तो ये प्योर नॉलेज बेस है। अगर फैक्चुअल के बेसिस पे 4 में से 2 पे आप डायरेक्ट रैंडम जाओगे तो हमारा ट्रिक फेल हो जाएगा, इसका आंसर है सी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको 4 से 2 में डायरेक्ट नहीं जाना कि यहाँ 4 है फैक्चुअल है, 4 से 2 पे डायरेक्ट जाओ, यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा भाई, ये रूल काम करेगा मैच द फॉलोइंग में।
इसमें पहले आप जाओ, आप अपनी नॉलेज लगाओ, और आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाओ ना बी और सी में से जैसे, तो आप लोग जा सकते थे कि 4 स्टेटमेंट है, इसका 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन। ये जो है विद रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बेयरबैट, ग्रे चिंड मिनीवेट, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट्स आर, ये क्या है? ये है बर्ड्स। ये थोड़ा वो ये कि आपने कभी सुना हो, कहीं से दिमाग में कुछ आ गया हो, ठीक है, या किसी नाम से कुछ कोरिलेट कर पाओ तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी छोड़ने का था, या आपने करंट में स्पीसीज पढ़ी हो तो या ये क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 75th। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ए सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, ये इसके लिए है, ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। 76 क्वेश्चन देखिएगा। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग, स्टील स्लैग को किस में किस एज ए मटेरियल किस उसमें यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, तो आप लोग देखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, हाँ भाई, जब रोड हमें बनाना हो ना, आधार सड़क जो मेन जो कंक्रीट डालने के नीचे भी तो कुछ डालते हैं ना, तो वहाँ पे भी तो स्टील स्लैग को यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिएगा, यूज़ तो कहीं पे भी कर सकते हैं, नॉर्मली यूज़ ही तो करना है। तो अगर इस स्टेटमेंट को आपको गलत प्रूफ करना है, तो आपको पूरा डिटेल, पूरा रिसर्च, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ये एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ऑल होते हैं, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोयल, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते स्टील स्लैग? क्या जो एग्जामिनर है पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा कि हाँ भाई स्टील स्लैग को एग्रीकल्चर में यूज़ किया था, और वहाँ पे है ना उसमें सोयल में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी? नहीं है। अब स्टील स्लैग है, वे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट या कुछ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, हाँ भी सीमेंट में भी क्यों नहीं प्रोडक्शन यूज़ कर सकते? थोड़ा भी कहीं भी सीमेंट बनाने के छोटे मोटे कहीं भी किसी भी प्रोसेस में थोड़ा भी यूज़ हो गया तो स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर रिस्क नहीं लेता है। इसका आंसर है डी। और वैसे भी साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन हम लगा ले, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? ठीक है, सॉरी, जो मस्क डियर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कौन से उसमें पाई जाती है? तो ये भी हमारा प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स रूल्स वगैरह कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 78th क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा, इन द रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एंश्योरिंग इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब देखना, यहाँ पे स्टेटमेंट में ही एग्जामिनर ने लिमिटेशन लगा दी है कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह यूज हो सकता है, बट कंडीशन है कि वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, या फिर वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करे, ना कि बढ़ाए। ठीक है, अब ये 5 स्टेटमेंट है। ऑप्शंस देखिएगा, कहीं पे भी ऑल 1 2 3 4 5 नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक, मैक्सिमम 3 है या 2 है। इसका मतलब क्या है कि कोई 2 स्टेटमेंट गलत है। अब कौन सी हमें वो पता कर लिया। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स का था, पता नहीं कर चुके हैं या आने वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे लिखा हुआ है टेंजिबल वेल्थ, एक स्टेटमेंट में टेंजिबल वेल्थ लिखा हुआ है, एक में इनटेंजिबल वेल्थ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि 2 अपोजिट्स है ना, तो दोनों ठीक कभी नहीं होंगे, इनमें से एक ठीक होगा एक गलत होगा, या तो टेंजिबल वाला ठीक होगा या इनटेंजिबल वाला ठीक होगा। और यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो ही है। अदरवाइज आप थोड़ा कॉमन सेंस और अपनी बेसिक नॉलेज भी यूज़ करोगे तब भी इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। ठीक है, अब देखो, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में हमें कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है, गैसेस भी निकलती हैं, नुकसान करती है, तो ये 5th तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले 5th को उड़ाओ, ये उड़ गया। जियो टेक्सटाइल्स हैं, हो सकती हैं, कॉपर स्लैग है। देखो, स्टील स्लैग अगर यूज हो सकता है बेस रोड बनाने में, एग्रीकल्चर सोयल में, ये सब, तो स्टील स्लैग कॉपर स्लैग क्यों नहीं हो सकता भाई? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, एक तरफ है कोल्ड एक तरफ है हॉट।
ठीक है, अलग अलग दोनों का नेचर है। और कोई भी हॉट चीज़ है तो कुछ भी जलाते होंगे, इसका मतलब कुछ भी बर्न करते होंगे टेम्परेचर हाई पे, तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्मफुल गैसेज कुछ ना कुछ तो रिलीज होता ही होगा, तो हॉट तो होगा नहीं। तो कोल्ड और हॉट में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ भी नहीं होंगे, तो ये भी गया, आंसर आ गया ए। ठीक है, ये इसमें हमारी कॉमन सेंस और जो ट्रिक्स थी वो ये वाली यूज हुई थी 78th क्वेश्चन में। अब लोग हम आते हैं 79th क्वेश्चन पर। कोल एस कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। हाँ भाई, हो सकता है, अब आप खुद सोच के देखिएगा, हम लोग एक नॉर्मल यूपीएससी स्टूडेंट है, हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं, अब हम लोग ये थोड़ी ना देखेंगे कि हर मटेरियल जैसे कोल एस है या उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स, क्या क्या वो होंगे, क्या क्या मिनरल्स होंगे, केमिकल्स होंगे, ये एलिमेंट्स जो भी हैं ये क्या क्या होंगे। ठीक है, नॉर्मली भाई कोल एस में हो सकता है थोड़ी मात्रा में कहीं भी प्रेजेंट होगा, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना वहाँ हर उस पे जाके रिसर्च करना, हर एक एक की डिटेल में पढ़ना कि क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट्स हैं क्या नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट भी एग्जामिनर ठीक देता है, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे आपको सोचना है कि वो एज ए इवन एग्जामिनर या फिर इवन एज ए स्टूडेंट वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं फाइंड आउट करना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। हाँ भाई, कोल फायर्ड पावर प्लांट तुम्हें पता है इन्वायरमेंटली हार्मफुल होते हैं, तो क्यों नहीं रिलीज करते होंगे, वो करते होंगे, इतनी सारी हार्मफुल गैसेज है तो ये भी करते होंगे। पहली भी ठीक, दूसरी भी ठीक। हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन ऑयल। हाँ, ये तो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, इंडियन जो कोल है उसमें थोड़ा हाईएस्ट कंटेंट है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा 80th पर। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। जो बायोचार है उसका फार्मिंग में क्या यूज है। बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। इन्होंने बोला है कि बायोचार कैन बी यूज्ड, इसको यूज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते भाई, अभी नहीं कहता, थोड़े टाइम बाद यूज कर सकते हो। और क्या कोई पक्का है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है क्या, एग्जामिनर ने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि नहीं भाई हम लोग बायोचार को तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यूज बोला है बायोचार का तो हमेशा एक पॉजिटिव होगा, और बायोचार को यूज कर सकते हैं ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है, ये भी ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो क्यों नहीं करता हुआ बायोचार। थर्ड, व्हेन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट अनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। हाँ, ये भी पॉजिटिव चीज शो कर रहा है, वाटर लॉस को कम कर रहा है, तो ठीक है, यूज है। अब इसका यूज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है 81। इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे। अब तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, उन जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पता है तो ये आप कर सकते हो, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटासाला, कदूरा एंड चोल वर वेल नोन एज। ये जो टाउन है इनको अच्छे से जाना जाता है किस चीज़ के लिए। तो ऐसी चीज़ों में ना नॉर्मली आपको जो यूपीएससी की थीम रही है वो रही है इकोनॉमी ओरिएंटेड, या तो कोई कोइंस या कोई इकोनॉमी कोई टर्म हो या पोर्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नॉर्म इसका आंसर है ए। तो इसमें आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में है ना, एंशिएंट या मेडाइवल से कोई भी टर्म पूछी जाए तो वो मोर ऑफ थोड़ा इकोनॉमिक सेंटर टर्म होगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होगी, और उसी को आपको प्रेफरेंस करना अगर आप सोल्व करना चाहो तो। अदरवाइज नॉलेज है, अगर नहीं है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इट्स ओके, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई बात कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है 83rd क्वेश्चन, वट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। एडवांटेज पूछा है, इसका मतलब ये जीरो टिलेज एक पॉजिटिव चीज़ है, तो एडवांटेज भी हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो देखना, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। हम लोग यही तो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई जो रेजिड्यू उसको जला देते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है अपने एनसीआर वाले एरिया में, दिल्ली में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग, तो एक पॉजिटिव चीज़ है, हाँ तो एडवांटेज क्यों नहीं होगा। विदाउट द नीड फॉर ए नर्सरी ऑफ राइस सैम्पलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सोइल इज पॉसिबल। हाँ, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, हमारा टाइम बचेगा, वाटर बचेगा, कम ग्रीन मीथेन गैसेज ये कम रिलीज होंगी।
थर्ड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सोइल इज पॉसिबल, हाँ भाई क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी ठीक होगी, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, जस्ट 2 मिनट में एक बार पानी पी लेता हूँ गाइस। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जो इंडियन नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल्स पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अब देखो हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है तो वो क्या माइंड में रख के बनाती है कि वो मैक्सिमम लोगों के काम आए, ठीक है, उसका किस नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो बहुत कम हो, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो पॉलिसीज बनाती है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ऐसे तो कुछ भी यूज हो सकता है, इनमें सब यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पे इसको लिमिट कर दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। अब इस पॉलिसी के बारे में हर कोई तो पढ़ेगा नहीं पूरा डिटेल में, इतने बड़े पेजों में होगी पॉलिसी कि भाई क्या क्या हजारों चीज़ यूज होती होंगी, क्या क्या यूज होगी, क्या क्या उसको याद रखेंगे, वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो कसावा, अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको चीज़ें समझ में ना आए ना वर्ड्स, तो आप हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको प्लीज जरूर रेफर कीजिएगा। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, अब जो व्हीट ग्रेन डैमेज्ड हो गए हैं तो उसको तो गवर्नमेंट लोगों को बेचेगी नहीं खाने के लिए, लेकिन उसका कहीं और तो यूज कर सकती है ताकि जो वेस्ट है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी होती है कि भी वेस्ट को कम, जितना वेस्ट है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। रोटन पोटैटोज, ये भी हो सकते हैं, जो पोटैटोज है ना सड़ चुके हैं, सड़ा हुआ आलू क्या करेगा और गंदगी फैलाएगा, इससे अच्छा उसको कहीं ना कहीं यूज करो, यही गवर्नमेंट करती है हमारी, पॉजिटिव चीज़ें जो बेकार की चीज़ें उनको भी यूज करें, तो दूसरा भी होगा पांचवा भी होगा। अब आप ऑप्शन कट कीजिएगा, बी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। और ऐसे केसेस में सब का होना बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी नहीं होता ना तब तो हम डी ऑप्शन को कंसीडर भी कर लेते, लेकिन अब नहीं, अब लिमिट कर दिया है कि सिर्फ नेशनल पॉलिसी के हिसाब से ही, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। अब देखो जो है ग्राउंड नट सीड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं मूंगफली के बीज। अब ग्राउंड नट्स हैं वो ये तो है ना कि इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी आती हैं, ग्राउंड नट सीड्स हो गए, ठीक है, तो इसके चांसेस होने के होंगे बहुत कम चीज़, इस ऐसे आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। इसका आंसर है ए, ग्राउंडनट सीड्स को। अब देखो पहला है, दूसरा है, दूसरा यहाँ पे भी है, फिफ्थ यहाँ पर भी है, सेकंड और फिफ्थ यहाँ पर भी है, अब है फर्स्ट, सिक्स्थ या फिर 3, 4th। शुगर बीट, अब शुगर बीट तो हम लोग पढ़ते ही हैं, शुगर केन को तो हर जगह हम लोग यूज़ करते ही करते हैं बायोफ्यूल्स उसके लिए, तो ये भी होगा, तो इसलिए इससे आप डायरेक्ट ए आंसर पे भी पहुंच जाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप 50-50 तक तो पहुंचे ना, ठीक है। उसके बाद जब आपको उससे जब बचे हुए में ना आपको जो भी आइडिया हो वो यूज़ करना है, जैसे हमें पता है कि हम लोग शुगर केन यूज़ करते हैं बायोफ्यूल्स के लिए, तो शुगर की बीट भी की ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको भी यूज़ करते होंगे, और शुगर हमारी काफ़ी प्रोड्यूस होती है हमारे इंडिया में, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। 85th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल हम लोग किसके यूज करते हैं, एज ए होल सोसाइटी, कॉस्ट आई है ना कार्बन की, तो इसका मतलब कुछ एक नेगेटिव उसमें बात कर रहा है, ठीक है। अब कुछ सोच के देखिए कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का क्या मतलब होगा, वो पॉजिटिव सेंस में बात करेगा या नेगेटिव सेंस में बात करेगा, ठीक है। इट इज ए मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, किस में, लॉन्ग टर्म डैमेज हो गया नेगेटिव, डन बाय ए टन ऑफ CO2 कार्बन CO2 एमिशन इन ए गिवन ईयर, ठीक है, इसके होने के चांसेस हैं ज़्यादा, और इसका आंसर है यही। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ते एक बार, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल। इसमें कहीं इसने ये नहीं बताया कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट शो नहीं किया इस स्टेटमेंट में, ठीक है, इसमें जस्ट बताया है कि भाई ये यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विस के लिए बर्न करके। थर्ड, एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन न्यू प्लेसेस,
इसमें भी इसने कुछ नेगेटिव शो नहीं किया है, इन्हें बताया कि जो एफर्ट्स लगाते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजी अडेप्ट करने के लिए, इसमें भी कुछ नेगेटिव नहीं है। डी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ, इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी की, ठीक है, सोशल की। देखो बी और सी ऑप्शन तो हमने कट कर दिया, इसमें भी कुछ नेगेटिव नहीं पूछा है। डी में पूछा है इंडिविजुअल पर्सन और क्वेश्चन में पूछा है सोशल कॉस्ट, सोशल यानी कि एज ए होल सोसाइटी, तो डी भी कटेगा। ए ऑप्शन देखिएगा, लॉन्ग टर्म डैमेज, डैमेज नेगेटिव हो गया, डन बाय एमिशन इन ए गिवन ईयर, वो तो सब पे ही करेगा ना, प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी, सभी लोगों पर करेगा, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है 86th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पल्स प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। 86 का फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, कि भाई ब्लैक ग्राम को कल्टीवेट कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप भी रबी क्रॉप भी। अब आप जस्ट एक बार सोच के देखिए, मान के चलिए कि लेट्स हम लोग ब्लैक ग्राम को खरीफ क्रॉप के एज उसमें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में इतना ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट्स की भी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ में किसी टाइम पे कुछ उगता है, साउथ में कुछ उगता है, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, सब कुछ है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं किसी भी देश के किसी भी एक अलग कोने में वहाँ पे इसको रबी क्रॉप भी उगाते होंगे? पॉसिबल हो सकता है ना ऐसा, तो इसको गलत करना बहुत कम है, तो इसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। अब हमारे टाइप में बताइए 10 टाइप की पल्स की वेराइटीज़ हैं, तो उसमें जो ग्रीन ग्राम है ना, वो अकेली नियरली हाफ ऑफ 50% के आसपास करती है, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं कैसे। तो इस स्टेटमेंट को एग्जामिनर बनाए गलत करने के लिए कि ये नियरली 0.5% इतनी, अब और इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, वो क्या कर रही है फिर, तो इसको गलत करना आसान है, वही एग्जामिनर ने किया है। सेकंड गलत और डायरेक्ट हमारा आया आंसर। थर्ड स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, इन द लास्ट 3 डिकेड्स while the production of kharif pulses have increased, the production of rabi pulses have decreased। यहाँ पे एग्जामिनर को चेंज करना आसान है, इंक्रीज का डिक्रीज कर दिया हो, डिक्रीज का इंक्रीज कर दिया हो, खरीफ का रबी कर दिया हो, क्या पता रबी का खरीफ कर दिया हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा चेंज करने की, तो यहाँ भी एग्जामिनर वही किया। ये स्टेटमेंट भी है गलत, इसका आंसर है ए। ए में भी कुछ ऐसा एक्सट्रीम फैक्ट, एक्सट्रीम वर्ड कुछ भी चेंज करने का नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग आते हैं 87th क्वेश्चन पे, ये क्रॉप के बारे में पूछा गया, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है कॉटन। 88th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। अब आप खुद सोच के देखिएगा अब जो सोलर पावर है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, तो उसको तो कहीं पे भी यूज करो ना भाई, ऐसे कोई कंडीशन थोड़ी ना कि आपने सरफेस पंप्स के लिए तो यूज कर लिया, बट जो समर्सिबल है उनके लिए यूज नहीं कर सकते, गलत। और एग्जामिनर ऐसा गलत भी बनाता है, ऐसे ट्रिक्स भी है, मैंने समझाया था कि फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस, ऐसा कहीं पे हो तो वो गलत होती है हमेशा। जैसे ये क्वेश्चन में कि सोलर पावर इसके लिए सरफेस पंप्स के लिए तो यूज कर सकते हैं एंड बट नॉट फॉर समर्सिबल पंप्स। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन्स। क्यों भाई, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, सबको एनर्जी चाहिए रन करने के लिए, अब वो एनर्जी या तो सोलर से आए या ना आए, उनसे क्या मतलब, उनको तो एनर्जी मिलनी चाहिए ना, तो ये भी होगा गलत, इसका आंसर है डी, ठीक है। अगर पहला कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता, आप खुद सोच के देखिएगा, सरफेस पंप कर सकता है तो समर्सिबल पंप्स क्यों नहीं कर सकता, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कर सकते हैं तो पिस्टन वाले क्यों नहीं कर सकते, तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट है गलत, इसका आंसर है डी। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको, आप कितना ही करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, कितने ही बुक्स पढ़ लीजिएगा, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन इसमें आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। जो यूपीएससी जो जिस पैटर्न्स पे अपने क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वो पैटर्न फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कीजिएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 89th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, शुगर केन के कल्टीवेशन के रिगार्डिंग करंट ट्रेंड्स के बारे में पूछा है। ए सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटिंग आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। इन्होंने बोला भाई कि जो काफ़ी एक सीड मटेरियल को सेव किया जा सकता है अगर बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में रेज्ड किया और बाद में ट्रांसप्लेट कर दिया जाए मेन फील्ड में। हाँ भाई हो भी सकता है, नॉर्मली एक पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है,
जनरल स्टेटमेंट है, कुछ बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, when direct planting of sets is done the germination percentage is better with single budded set as compared to sets with many buds, single buds और many buds। इसके साथ जर्मिनेशन बेटर है ना कि इसके साथ, तो यहाँ पे चेंज करना आसान है। दूसरा खुद सोच के देखिएगा, ज़्यादा बर्ड्स होंगे तो वहाँ पे जर्मिनेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे चेंज करना आसान है। क्या तो यहाँ पे जर्मिने बेटर सिंगल बर्ड्स की जगह मैनी बर्ड्स हो, ऐसे चेंज करना है, और ऐसे एग्जामिनर करता भी है, तो स्टेटमेंट होगी गलत। थर्ड स्टेटमेंट, अगर बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल होगी व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बर्ड सेट हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट, तो ये भी गलत। जो लार्ज सेट्स हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ना कि ये वाले, ये भी गलत। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते हम लोग कल्टिवेट, फोर्थ स्टेटमेंट ठीक। अब ये दो तो कट गए, अगर सपोज आप फर्स्ट थर्ड और स्टेटमेंट पहली तीन स्टेटमेंट में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये दो तो कट गए। अब या तो 1 and 4 या 2 3 and 4। अब वन स्टेटमेंट देखो, या तो एक मिनट रुकिएगा मैं साफ कर लेता हूँ इसको। अब या तो 1 and 4 या 2 3 and 4। अब आप खुद सोच के देखिएगा, वन एक फर्स्ट स्टेटमेंट नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन 2 और 3 में चीज़ों को आपस में बदलना आसान है और वही एग्जामिनर ने किया है, तो इसका आंसर है सी। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो 4 का 2 रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। जब ओनली कोई सी दो ऑप्शन और किन्हीं तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ ना, 4 स्टेटमेंट हो तो 4 का 2। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट के कुछ 20 से 30 क्वेश्चन में ये थर्ड क्वेश्चन में हम लोग ऐसी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम देखो कैसे वही चीज़ें फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of India, which of the following are considered to be the eco-friendly agriculture? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है भाई, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी है, टेंशियोमीटर का यूज़ भी होता होगा। अब यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग, अगर किसी को डिटेल में पढ़ा है वर्टिकल फार्मिंग के बारे में काफ़ी डेप्थ में, तो ठीक है वो इसको कट कर देगा, अदरवाइज बाकी सब बच्चे इसका डी मार के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा गलत, इसका आंसर है ए, ठीक है। यहाँ पे हमारा रूल भी फेल कर रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, रूल फेल हो रहा है, होने दीजिएगा। आपको वर्टिकल फार्मिंग के बारे में डेप्थ में नॉलेज है तो ही आप इसको कट कर पाओगे, अदरवाइज आप कट नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, होने दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन गलत भी होने दो यार, ठीक है। नेक्स्ट है 91st क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन द एग्रीकल्चर। एडवांटेज है, पॉजिटिव चीज पूछी है फर्टिगेशन की। अब देखो, कंट्रोलिंग द एल्केनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो वही क्यों नहीं पॉसिबल हो सकती, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। अब ऑल अदर देखिएगा, इतने सारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, कोई एक का भी गलत हो गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना, और ऑल हमारा एक्सट्रीम वर्ड में आता है, इसको हम लोग करेंगे गलत, ठीक है। ऑल सब के लिए 100% चीज़ों के लिए पॉसिबिलिटी कहीं नहीं होती है, हमेशा थोड़ी बहुत गड़बड़ हमेशा कहीं ना कहीं होती है, 100% कुछ नहीं होता है, तो ये होगी गलत। इसके गलत होते ही हमारा आ गया डायरेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स इज पॉसिबल, हाँ ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल, लीचिंग कम होना ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। अब आप वैसे भी सोच के देखिएगा, ऑल 1 2 3 4 कहीं पे भी नहीं है, यानी कि कोई एक न एक तो स्टेटमेंट डेफिनेटली इनमें से गलत होगी, ठीक है। अब कौन सी के गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, पहली तीसरी और चौथी एक नॉर्मल पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रही हैं, बट सेकंड में ये एक्सट्रीम वर्ड यूज़ कर दिया और यही गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 92nd क्वेश्चन, इन चार में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट 4 से 2 पे जाओगे वो रूल भी आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है डी, इसलिए बोलता हूँ डायरेक्ट 4 से 2 पे नहीं जाना है, पहले आपको नॉलेज बेस कट करना है। अगर आप सी और डी में से कंफ्यूज हो जाते ना तो आप सी पर चले भी जाते, बट ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। ये सिर्फ मैच द फ्लोइंग में ये रूल डायरेक्टली यूज होता है। नेक्स्ट है 93rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओशियन मीन टेम्परेचर को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो ओशियन, अब किसी ने नहीं पढ़ा होगा इतनी नॉलेज में कि ये कितनी डेप्थ तक होता है, कितने टेम्परेचर तक होता है, कौन से उसमें वो सब होता है। ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। क्या पता यहाँ पे 27 डिग्री हो, क्या पता 30 डिग्री हो, चेंज करना आसान है। विच इज 129 मीटर। अब किसी ने याद थोड़ी ना किया होगा भाई 140 मीटर, क्या पता 250 मीटर हो, तो ये फैक्ट है गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मॉनसून विल बी लेस और मोर देन ए सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि जनवरी और मार्च तक है, भी जनवरी मार्च तक ही क्यों है, जनवरी अप्रैल तक क्यों नहीं है, इसको गलत कर देंगे और वो लगा देंगे डी और उनका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ी अपनी कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिएगा, इसलिए बोलते हैं हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। देखो कैसे, मानसून सबको पता है हमारे नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली जून से स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई अगस्त ऐसे चलता है। तो इन्होंने बोला है कि ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च के महीने में। अब यहाँ पे जनवरी से फरवरी लिख लो, सिर्फ जनवरी लिख लो, या जनवरी से अप्रैल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये नहीं लिखा कि ओनली नहीं ऐड किया कि सिर्फ जनवरी से मार्च के मंथ ही बता सकता है। इन्होंने एक नॉर्मल बताया है कि भाई हाँ जनवरी से मार्च के बीच में हम लोग ओशियन मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो हमारी हेल्प कर देगा मानसून को प्रेडिक्ट करने में। तो क्यों नहीं करेगा भाई, स्टेटमेंट ठीक है। कोई भी मंथ हो सकता है ना मानसून से पहले का, अप्रैल तक भी जा सकता है, मई तक भी जा सकता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सिर्फ जनवरी से मार्च, इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट बताई है, तो ये स्टेटमेंट है ठीक, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसीलिए बोलता हूँ नॉलेज प्रायोरिटी, फिर कॉमन सेंस और फिर ट्रिक्स। डायरेक्ट आप ट्रिक्स पर कूदोगे आप डेफिनेटली गलत करके आओगे। फिर बोलते हैं कि नहीं भाई इस साल ट्रिक्स नहीं लगी, इस साल वो नहीं लगा। आप लोग ब्लाइंडली ट्रिक्स नहीं लगानी है। ठीक है, थोड़ी आपकी कॉमन नॉलेज और कॉमन सेंस भी यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 94 विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। ये गलत है भाई, हम सबको पता है यूरिया वगैरह के लिए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, ए और डी गलत, इन्होंने करेक्ट पूछा है। सेकंड स्टेटमेंट अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता, ऑयल रिफाइनरीज का हो सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए था बी। बट यहाँ पे यूपीएससी ने क्या दिया, इसका आंसर दिया है सी। तो यहाँ पे हम लोग जो भी रूल्स और ट्रिक्स फॉलो करते हैं वहाँ होगी गलत। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होने दीजिएगा। हमें 200 में से 200 थोड़ी ना लाने हैं, हमें तो 100 प्लस लाने हैं। नेक्स्ट है 95th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो ये नेशनल पार्क है, अब आप खुद सोच के देखिएगा। नॉर्मली हम लोग नेशनल पार्क के रिगार्डिंग क्या प्रिपेयर करते हैं कि भाई हाँ ये नेशनल पार्क है, इस एरिया में इस स्टेट में है, इस पे ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, कोई इंपॉर्टेंट करंट के रिगार्डिंग न्यूज़ हो हम लोग वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कोई वहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर जा रही हो उसको प्रिपेयर करते हैं, याद करते हैं। बट क्वेश्चन में देखिएगा इट्स स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। आप खुद सोच के देखिएगा कितने नेशनल पार्क के आप कितने डिस्ट्रिक्ट्स याद रखोगे, पॉसिबल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ये यहाँ पे फैक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम बनाया स्टेटमेंट को, यहाँ पे इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ। अब वन ऑफ द नॉर्मली ठीक मानते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट तो है ठीक, ए को कट कीजिएगा। अब ये दोनों भी ठीक नहीं हो सकते, फैक्चुअल है, डी भी कट कीजिएगा। अब हमें देखना है ये ठीक है या ये ठीक है। अब खेल है सारा फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, कि भी फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या तो क्या वो 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है या फिर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। अब खुद सोच के देखिएगा, कोई भी नेशनल पार्क है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ पे अगर कहीं पे भी एक छोटी झोपड़ी किसी ने बना ली, थोड़े भी वहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आप डाटा और एक्सट्रीम वर्ड्स में फंस जाओ ना, तो वहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स वाली स्टेटमेंट्स को गलत करना। ठीक है,
तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी गलत है, इसका आंसर है सी। सोच के देखिएगा, नो ह्यूमन हैबिटेशन, तो यार क्यों नहीं हो सकती ह्यूमन हैबिटेशन, थोड़ा बहुत अभी कोई रहने लग गया है, अब इतने सारे बड़े एरिया में फैला है, हर छोटे छोटे एरिया पे तो भी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसी ने भी वहाँ छोटी झोपड़ी वगैरह कहीं भी बना ली तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट 96 है, मैप का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड है, इसको आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97th क्वेश्चन पर। अब देखिए 4 मैच द फ्लोइंग है, 4 का हम लोग जाते हैं 2 पर। अब यहाँ पे हैं ही सारे 2-2, तो ये रूल तो हमारा काम नहीं आएगा इधर, अब यहाँ पे काम आएगी हमारी नॉलेज। अब देखो, अब ये फेमस प्लेसेस शायद ही किसी ने पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग अपनी जो और सब्जेक्ट्स में नॉलेज है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। गिर नेशनल पार्क हमने कहाँ पढ़ा है, गुजरात में, तो ये ठीक है, तो गिरिनगर भी कहाँ पे होगा, गुजरात पे। ऐसे ही कोरिलेट जो नाम होते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं वहाँ से। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक, तो बी को उड़ाओ और डी को उड़ाओ, बच गया ए और सी। यानी कि अब हम देखना फर्स्ट और सेकंड। भील ट्राइब हमने देखा है ना, भील ट्राइब कहाँ पर आती है, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में, तो फर्स्ट भी ठीक, इसका आंसर है ए। ये हमारी जो नॉलेज है वही यूज होगी, इसके अलावा इसमें और कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए 98th क्वेश्चन। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। अब क्या होता है, यहाँ पे 37% हो, 40% हो, 46 हो, 26 हो, डाटा है, चेंज करना आसान है, वही एग्जामिनर किया, इसको करो गलत। अब नेक्स्ट है सेकंड, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये ठीक। अब बोलोगे कि सर ये भी तो फैक्ट है, बदलना आसान है। हाँ बदलना आसान है, आप खुद सोच के देखिएगा कि आसानी से किसको चेंज किया जा सकता है। फैक्ट को बहुत आसान होता है बदलना, तो सबसे पहले जहाँ फैक्ट दिखे वहाँ गलत कीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। अब बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्ट ट्रिक्स पे जाओगे तो क्या पता लार्जेस्ट ना हो, सेकंड लार्जेस्ट हो, वो सब हो, बट ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड है। अगर आप कंटिन्यू भी थोड़ा करंट के रिगार्डिंग और बेसिक अपने नोट्स वगैरह ज्योग्राफी एग्रीकल्चर का पढ़ा हो ना, तो आप इस स्टेटमेंट को आराम से ठीक करोगे। इंडिया हाईएस्ट है इरीगेशन में ग्राउंड वाटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। जेट स्ट्रीम्स ओक्यूर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। क्यों भाई, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी तो हो सकती है ना, तो ओनली, ये स्टेटमेंट गलत। ए कट गया, डी कट गया। अब देखो टू स्टेटमेंट डेफिनेटली ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट हमें देखनी है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। अब 10 डिग्री सेल्सियस, अब नियरली 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री के आसपास ही। क्यों भाई, आप श्योर हो, क्या पता वो 12 डिग्री हो, क्या पता 20 डिग्री हो, क्या पता वो लेसर नहीं हो, ज़्यादा हो, हाइयर हो, तो इस स्टेटमेंट में फैक्ट है, इसको भी चेंज करना आसान है। थर्ड भी गलत, इसका आंसर है बी, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर है सी। अब देखिएगा एक बार सेकंड स्टेटमेंट और देख लीजिएगा। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिवर्स भी करके देख लीजिएगा। ऑल साइक्लोन्स डोंट डेवलप एन आई, तो हाँ भैया कोई एक साइक्लोन्स भी होगा जहाँ पे आई नहीं बनी होगी, तो वो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी ना। अब यहाँ पे ओनली है ना, कोई एक्सट्रीम शो नहीं कर रहा है, ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, यानी कि ओनली देखते ही डायरेक्ट गलत लगा दिया और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूरी स्टेटमेंट में पढ़िएगा कि वो ओनली किस कंटेक्स्ट में यूज किया है, ठीक है। ओनली सम साइक्लोन, सिर्फ कुछ साइक्लोन्स ही आई डेवलप कर पाते हैं। हाँ ये जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये ठीक है। जो थोड़ी ना कि सभी साइक्लोन्स, अगर ऑल साइक्लोन्स डेवलप एंड आई हो गया तो वो तो एक्सट्रीम हो गया, वो गलत हो गया, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। अमंग द फ्लोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो इसका आंसर है सी, ये भी नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। तो हमने देखो गाइस 2017 से 2020 तक PYQ एलिमिनेशन बेस्ड डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2021 का नेक्स्ट खुद प्रैक्टिस करने से पहले एक बार ये वीडियोस दोबारा देखिएगा, और आपको सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी है, आप लोग क्या कीजिएगा 2017 का पेपर उठाइएगा, फर्स्ट 50 क्वेश्चन या आप खुद सोल्व कीजिएगा, जो आपने एक बार 2 बार वीडियो देख चुके हो इसको दोबारा सोल्व कीजिएगा।
फिर आप लोग वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि आपका सोल्व करने का जो तरीका था और जो मैंने बताया उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 17 के सोल्व कीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, फिर देखिएगा क्या डिफरेंस है, और जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 2018, फिर 2019, फिर 20 और उसके करने के बाद फिर 2021 का सोल्व कीजिएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि हम लोग ट्रिक्स सीख तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आप लोग अच्छे से अप्लाई भी कर पाओगे रियल एग्जाम में। ओके गाइस, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 2021 के डिस्कशन।